तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा रिवीजन करते हैं उसको, क्या क्या हम पढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। वहां पे हमने स्टार्ट किया था मैटर को लेके डिस्कस किया था, मैटर के बारे में मैटर को डिस्कस किया गया था। मैटर और मैटर को क्लासिफाई किया गया था। मैटर का दो तरह से क्लासिफिकेशन किए थे, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के स्टेट्स को पढ़े थे, मैटर के 5 स्टेट को पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़े थे। केमिकल क्लासिफिकेशन में को फर्दर क्लासिफाई किया गया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में हम पढ़े थे प्योर सब्सटेंस जो होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर मिक्सचर हम पढ़े थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक की बातें हो गई थी। उसके बाद आगे का आपका आता है टेम्परेचर कन्वर्जन। इस चैप्टर में टेम्परेचर का कन्वर्जन भी है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर का आपस में, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। तो ये जो टेम्परेचर की स्केल है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो इसका रिलेशन क्या होता है इन टेम्परेचर्स का आपस में, इसको देखते हैं। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। ये रिलेशन होता है टेम्परेचर का आपस में। ये रिलेशन होता है टेम्परेचर का आपस में। यहाँ C क्या है, C जो है ये डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो है वो फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और K जो है वो केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R जो है ये र्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्परेचर को मेजर करने के ये यूनिट है। ठीक है, तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों रिलेशन को लेंगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। सपोज दैट कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ये रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। हमारे मतलब एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हेल्दी ह्यूमन के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर हमको कहा जाए कि इस टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करें, कितना फ़ारेनहाइट में आएगा, तो इसको निकालने के लिए हम डिग्री सेल्सियस के जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर आता है। तो यहाँ पे हम 37/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू 5F फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आया है 98.6 आया है। तो 37 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, 98.6 आया है। तो हम ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस पैमाने पे, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 होता है।
अगर हमको फारेनहाइट में वैल्यू दिया हो और डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो एफ के जगह पर उस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकल जाएगा। तो ये होता है डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट को निकालने का ये रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट के बीच में। अब अगर पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तब हम इन दोनों इनको और इन रिलेशन को पकड़ेंगे, इनको लेंगे। अब देखते हैं, ये डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। अब हमको डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में अगर रिलेशन निकालना है तो इनको और इनको लेके देखते हैं। तो ये होता है केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो हम केल्विन को यहां से मेजर कर लेंगे। ठीक, सपोज दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में कैलकुलेट करना हो, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमको केल्विन में इस फार्मूले के यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 0 पुट करेंगे, 273। तो यहां से केल्विन में जो टेम्परेचर है 273 आ जाएगा। ठीक, अगर हमको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो हमको केल्विन को निकाल लेंगे, अगर केल्विन का दिया है तो यहां से डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है टेम्परेचर का रिलेशन। ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन और इनके बीच में रिलेशन, यही आपके सिलेबस में है, यही से क्वेश्चन पूछता है। ये र्यूमर स्केल को नहीं पूछा जाता है इसको। और इस टेम्परेचर के रिलेशन को हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। आप फिजिक्स में हीट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये कॉमन चीज है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। तो ये बातें थोड़ी थी तो बता दिया गया। अब हम 11th का सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस को जरा देख लें। 11th और 12th का सिलेबस क्या है। तो क्लास 11th में जो सिलेबस है आपका उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th के केमिस्ट्री में आपका सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यही जो चल रहा है आपका सिलेबस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ तो 11th क्लास का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। और सेकंड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। थर्ड चैप्टर है आपका पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर है पीरियाडिक प्रॉपर्टी एंड फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड फिफ्थ चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। सिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। सेवंथ वन केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी में आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम।
तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग, फिफ्थ है स्टेट्स ऑफ मैटर, सिक्स है थर्मोडायनेमिक्स, सेवंथ है केमिकल इक्विलिब्रियम और इसी में आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। तो ये इक्विलिब्रियम दोनों आ जाते हैं इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट ये हो गए 7 चैप्टर। अब 8th क्या है, इसको रफ करना पड़ेगा मुझको। उसके बाद 8th चैप्टर है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 9th है आपका हाइड्रोजन। 10th है आपका यस ब्लॉक। ये हो गया आपका 10th चैप्टर। 11th है यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑर्गेनिक यहां से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। और 12th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन तो 11 टोटल इतने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं आपके पास। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्ड चैप्टर है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, फिफ्थ चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर और सिक्स्थ चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, 7th चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर हाइड्रोजन है, फिर यस ब्लॉक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, इसमें सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक एंड उसके बाद हाइड्रोजन। इतने चैप्टर हैं 12 चैप्टर। और 11th के सिलेबस में से चीजें रिड्यूस की गई हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं 11th के सिलेबस से, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, 11th के बच्चों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर ये नहीं पढ़ना है। एंड हाइड्रोजन ये भी नहीं पढ़ना है। एंड यस ब्लॉक केमिस्ट्री, यस ब्लॉक, ये जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर को रिमूव किया गया है 11th के चैप्टर से, तो इन तीनों चैप्टर को नहीं पढ़ना है। बट अगर आप नीट जेई की तैयारी करते हैं या अदर कंपटीशन की आगे तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गए 11th के चैप्टर। और 11th के इन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने बताया है कि आपको मोल कैलकुलेशन को पढ़ना है, मोल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, किसी रिएक्शन के अंदर मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको पढ़ना है, एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को पढ़ना है। एंड सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकेंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर एटम, सेकेंड चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ते हैं, मतलब एटम के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, एटम का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है, एटम का पूरा। यहाँ पे ये चैप्टर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप में लगेगा कि जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यही बेस है केमिस्ट्री का। ये चैप्टर अगर आप नहीं समझेंगे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद ही आप चीजों को समझ पाएंगे। तो ये दो चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें हमको बेसिक चीजें हम बता देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम्स आर बेसिक
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। किसी मैटर का जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको एटम कहते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक चीज, उसको एटम कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी, हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, उसी तरह से एटम किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एटम। अब इस एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एटम का स्ट्रक्चर होता है एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके बाहर एटम के सराउंडिंग में जो होता है सेल होता है या ऑर्बिट कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो किसी एटम के बारे में जो जानकारी मिली है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों तरफ सर्कुलर जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों के बारे में बेसिक आइडिया हम लेते हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसमें हम देखते हैं पार्टिकल, डिस्कवरर, मास एंड चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल हैं उनके बारे में कुछ हम बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन जी किए थे। कौन किया था? जे थॉमसन। सर जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये केजी में है, ये केजी में है। और चार्ज कितना होता है? -1 यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है। -1 यूनिट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन किया था? इसकी डिस्कवरी दो लोगों ने किया था। सबसे पहले गोल्डस्टीन, फिर रदरफोर्ड। और इसका मास कितना होता है? 1.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg। इस पे चार्ज कितना होता है? +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और +1 यूनिट का जो वैल्यू होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक आइडिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था? सर जे थॉमसन जी ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास होता है। एंड चार्ज इस पे होता है
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किया था कौन ने? गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो दोनों सही हैं, ठीक है। इसका जो मास होता है 1.773 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक, और इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इस पे जो चार्ज होता है 0 होता है। तो ये हो गया। अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में मास किसका सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है। अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों में कौन भारी है, किसका मास ज्यादा है? अब देखते हैं किसका मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में मास को हम देखें किसका ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम बताए हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब हमको देखना है किसका मास ज्यादा है। यहाँ पे ये जो नंबर है दोनों में ये सेम है, ठीक, ये नंबर दोनों में सेम है। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू में कौन बड़ा है? 1.673 और 1.675 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो यहां से न्यूट्रॉन का मास बड़ा आया, यहां से न्यूट्रॉन का जो मास है बड़ा आया। किससे? प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा आया, और इलेक्ट्रॉन का मास देखिए बेहद ही कम है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मास बहुत ही कम होता है। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 10,000 गुना छोटा होता है, 10,000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10,000 गुना लाइटर होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास। ये बातें आपको पता होनी चाहिए।